नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। कल से हम लोग आज आगे चलते हैं। कल हम लोगों ने जहाँ हम बात ख़त्म किए थे कि 2007 में ऐसा क्या हुआ कि ब्राह्मण एक वोट बैंक में तब्दील हो गया। उससे पहले हम थोड़ा पीछे चलते हैं जब मंडल आया। जब मंडल आया तो आरक्षण की व्यवस्था पैदा हुई। जब आरक्षण की व्यवस्था पैदा हुई तो दलित और पिछड़ा ये दो समाज वोट बैंक के रूप में उभरे। इनमें भी फिर जातिगत आधार पर लोग लामबंद होने लगे। इससे राजनीति में ये कहा जाए एक तरह से कि जिन जातियों की संख्या अधिक थी उनका अपना गुट बना, उनके अपने नेता बने और उन्होंने अपना एक दल बनाया और इस तरह वो अपने संख्या बल के आधार पर सियासत करने लगे और अपनी जात बिरादरी को लुभाने लगे। ये जो सिलसिला जब शुरू हुआ तो इस सिलसिले में 2007 तक ब्राह्मण कोई वोट बैंक नहीं होता था। ब्राह्मण सिर्फ आप ये समझ लिए कि एक स्वाभाविक रूप से गार्जियन की भूमिका में था कि ठीक है आप भी आइए, आप भी आइए। इस तरह से राजनीति चल रही थी। लेकिन जब मंडल के बाद ये बिरादरियां लामबंद हुई और वोट बैंक शुरू हुआ तो एक समय ऐसा आया जब हर बिरादरी की अपनी एक पार्टी हो गई और उनका अपना एक वोट बैंक हो गया। लेकिन सरकार बनाने के लिए फिर उन्हें दूसरी जातियों की जरूरत पड़ी। इस मामले में सबसे अच्छा प्रयोग बसपा ने किया। बसपा के पास खुद ब खुद 21% वोट है। उसको लगा कि अगर 14% ब्राह्मण, हालांकि जो आधिकारिक आंकड़े जो लोग मानते हैं वो 10% कहते हैं, लेकिन जो सियासी लोग हैं वो इसे 14% मानते हैं। तो बसपा ने सोचा कि ये 14% जो वोट है अगर हम इसको अपने पाले में कर लेते हैं तो 21% हमारे पास आई है तो 34% बड़े आराम से हो जाएगा और अगर 2-4% इधर उधर भी गया तो 30-31% हमारे पास आ जाएगा और हम सरकार बना लेंगे। 2007 से पहले अगर हम और 1990 के बाद 89-90 के बाद मतलब मंडल आने के बाद अगर हम एक रफ फिगर देखें तो उसमें हम पाते हैं कि 30% के आसपास जिसको भी वोट मिला उसने सरकार बना ली। ये जो प्रयोग उन्होंने किया उस प्रयोग में 2007 मतलब पहली बार बसपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और ब्राह्मण बाकायदे एक वोट बैंक के रूप में स्थापित हो गया 2007 में। 2007 से फिर उसको एक अलग नाम दिया गया कि सोशल इंजीनियरिंग, अगड़ा और पिछड़ा मिले और उसके बाद में जो है चीजें आगे बढ़ी। ये बात 2012 में फिर दोहराई गई। 2012 में ब्राह्मण, हम ये नहीं कहेंगे कि जिस तादाद में वो बसपा के पीछे लामबंद हुए थे उसी तादाद में सपा के लिए भी लामबंद हुए, लेकिन फिर भी काफी हद तक वो लोग लामबंद हुए तो सपा की सरकार बनी। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो आया 2014, 2017 और 2019। ये 3 ऐसे साल हैं जब ब्राह्मण तकरीबन 80 से 90% वोट सब भाजपा में गया और उसका परिणाम ये हुआ कि जितनी सीट भाजपा अपने इतिहास में कभी नहीं पाई थी उतनी सीट उत्तर प्रदेश में वो 2014 में पाई, उसके बाद में वो 2017 में पाई और उसके बाद में फिर 2019, जबकि ये माना जा रहा था 2019 में कि सपा और बसपा का गठबंधन हो चुका है तो भाजपा का सुपाड़ा एकदम साफ हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी वो 60 सीटें पाई। उसमें एक बड़ा फैक्टर ये रहा कि ब्राह्मण लामबंद रहे भाजपा को लेकर। अभी तो इस तरह से क्या हुआ कि ब्राह्मण एक वोट बैंक है, वोट बैंक के रूप में उभरा और उसको खुद महसूस हुआ कि नहीं अब हम उस तरह की स्थिति में नहीं है, अब हमारा भी वोट है और इसका कोई मायने है। तो हुआ यूं कि और इधर जिस तरह से
दलित और पिछड़ा की पॉलिटिक्स होने लगी, उसमें क्या हुआ कि नेतृत्व धीरे धीरे दलित और पिछड़ों के हाथ में जाने लगा। और ब्राह्मण जो एक समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में वर्चस्व करता था, वर्चस्व था उसका, वो धीरे धीरे घटने लगा। ये चीज उसे तब समझ में आई जब उसको लगा कि हमारी जो भूमिका थी वह अब नहीं रही। ये अचानक उसको नहीं लगा, वो दरअसल जब मंडल आया और मंडल के बाद से जिस तरह उनके हाथ से अधिकार जाने लगे, जब उनके हाथ से अधिकार जाने लगे तो सम्मान का आकांक्षी ये समुदाय ये देखने लगा कि अब हमको अपने लिए लामबंद होना पड़ेगा। जब इसके जहन में ये बात आई और 2007 का प्रयोग इन दोनों ने इसको एक वोट बैंक के रूप में खड़ा किया। और ये चीज सियासी दल समझ गए, वो ये कि हर सियासी दल के पास, सपा के पास उसका अपना बेस वोट है, बसपा के पास उसका अपना बेस वोट है, इनको अब इतना ही बड़ा बेस वोट कहां से मिलेगा। तो इतना बड़ा वोट जो है, बेस वोट ना कहें, इतना बड़ा वोट इनको कहां से मिलेगा, वो मिलेगा ब्राह्मण 14% के आसपास है। तो अगर ये 14% सियासी लोग अब की अगर 2021 की जनगणना को लेंगे तो वो तकरीबन 16% के आसपास पहुंच जाएगा। ये सियासी लोगों का मानना है। जो एकेडमिक लोग हैं उनका अपना 10 से 12% का उनका अपना है, उनको मानना है कि 10% 12% तो बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन जो सियासी लोग हैं ये इसे 16% के आसपास मानते हैं जब हम 2021 की जनगणना के अनुसार से देखेंगे तो 2000 ये 16% हो गया। तो अब सपा ये सोचती है कि हमारा अपना जो है वो 8-10% वोट है ही है, फिर उनका एक फिक्स वोट है 18-19%। उनको लगता है कि अगर वो इधर उधर हो भी जाए और इस 14 में से अगर हम 8% भी पा जाएं, 7-8% भी पा जाएं तो हम सरकार बना सकते हैं। बसपा चूंकि ये प्रयोग कर चुकी है इसलिए उसको लगता है कि नहीं, हम तो ये काम बड़े आराम से, अगर ये हमको मिल जाते हैं तो हम सरकार बना लेंगे। तो इस स्थिति में जो ये वोट बैंक के रूप में उभरा है तो इसको हर दल इसको लुभाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, उसके लिए एक आप ये समझिए कि एक तरह से इन सभी दलों ने इनको लुभाने के लिए हर जगह ब्राह्मण संगठन खड़े कर दिए हैं। आप इन दोनों देखिए तो उत्तर प्रदेश में सैकड़ों ब्राह्मण संगठन हैं जिसमें सब तो नहीं लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको राजनीतिक दल फंड कर रहे हैं और वो उनके लिए यहां माहौल बना रहे हैं। खैर, ये तो एक अलग मसला है कि दबाव समूह होता है और राजनीतिक दल चाहते हैं कि उस दबाव समूह को किसी तरह अपने पक्ष में किया जाए। तो ये एक मुहिम चली हुई है कि उन दबाव पक्ष के जरिए ब्राह्मणों को अपने पक्ष में लामबंद किया जाए। इसमें सपा बसपा के साथ कांग्रेस भी आ गई है। कांग्रेस को लगता है कि हम ब्राह्मणों को हम लुभा सकते हैं। अच्छा, उसकी लेगेसी रही है, पुरानी लेगेसी रही है। अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखें और समझें तो तकरीबन 27 वर्ष हो गए यहाँ कोई भी ब्राह्मण मुखिया नहीं हुआ सूबे का, ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं हुआ। तकरीबन 27 साल हो गए। 5 दिसंबर 1989 नारायण दत्त तिवारी वो अंतिम व्यक्ति हैं जो यहाँ के ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने। उसके बाद से यहाँ दलित और पिछड़े ही मुख्यमंत्री हुए हैं और वही वो समय है जब कांग्रेस सत्ता में उत्तर प्रदेश में आई। उसके बाद ब्राह्मण मुखिया नहीं बना और कांग्रेस सत्ता में आई नहीं। तो अब उसको लगता है कि चूंकि हमारे रहते हुए ब्राह्मणों का यहाँ उत्थान हुआ था और ब्राह्मण यहाँ शीर्ष पर थे तो हम ब्राह्मणों को लुभा सकते हैं, अपनी तरफ ला सकते हैं। तो उसके लिए उन लोगों ने परशुराम चेतना यात्रा उनकी निकली थी जिसमें उनके कुछ नेता ब्राह्मणों को जोड़ने का काम कर रहे थे। हालांकि वो पत्र विवाद हुआ और पत्र विवाद के बाद जो है उनको यहाँ से अलग भेज दिया गया
तो वो एक अलग विषय है। लेकिन फिर भी ब्राह्मण जो है, कांग्रेस ये मानती है कि हम ब्राह्मणों को जोड़ सकते हैं। लेकिन बहुत दिलचस्प बात यह है कि अभी जो उनका नेतृत्व है उत्तर प्रदेश में, जिनको प्रभारी बनाया गया है, उनको लेकर ये माना जा रहा है कि अगर वो कुछ हिस्सों में टहलती हैं, जैसे आप कहिए जिसे ब्राह्मणों का गढ़ कहा जाता है पूरब में, अगर वहां टहलती हैं तो कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अभी जो नाराजगी उपजी है ब्राह्मणों में सत्ताधारी दल को लेकर, तो वो अगर ये जो प्रभारी हैं वो टहलती हैं तो कुछ असर ये डाल सकती हैं। लेकिन लोग और विश्लेषक ये भी मानते हैं कि ये कोई जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण जो है वो टूटे और सपा या बसपा में जाए। उसका एक कारण ये माना जाता है कि दरअसल जो ब्राह्मणीकरण की व्यवस्था है, जिसे समाज में ब्राह्मणीकरण कहा जाता है, वो तो सत्ताधारी दल ही लेकर चल रहा है। वही जो ब्राह्मणीकरण व्यवस्था है उसको लागू करने में लगा हुआ है। तो ऐसे में लोग ये संदेह जाहिर करते हैं कि ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि ब्राह्मण नाराज है और वो टूटकर इधर उधर बिखर जाएगा, या यूं कहिए कि भाजपा को छोड़ देगा या सत्ताधारी दल को छोड़ देगा। ऐसा कई राजनीतिक विश्लेषक नहीं मानते। वो ये मानते हैं कि हाँ, छुटपुट नाराजगी है और नाराजगी का कारण गाड़ी पलटना था। अब अगर और किसी अपराधी या इस तरह के लोगों को लेकर अगर गाड़ी पलटती है तो स्थिति बदल सकती है। खैर, जो भी हो, स्थिति जो भी हो, लेकिन एक चीज तो तय है, वो ये कि ब्राह्मणों को लेकर तमाम राजनीतिक दल संजीदा हैं और वो चाहते हैं कि ब्राह्मण उनके पाले में आए। इसके लिए शीर्ष नेता, हर पार्टी का शीर्ष नेता इसके लिए उनके मुहाने या उनके दरवाजे पर पहुंच रहा है और उनका सुख हो या दुख हो उसे बांटने के लिए वहां तक जा रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि ब्राह्मण किधर मूव करता है, किधर जाता है। ये तो समय के गर्भ में है, लेकिन ये बड़ा दिलचस्प है कि ब्राह्मणों को लेकर इस समय उत्तर प्रदेश में सियासत बहुत तेज है और हर कोई चाह रहा है कि ब्राह्मण उसके साथ आए। उसकी बड़ी वजह यह है कि जो नेतृत्व हमारे यहाँ, मतलब आप यूं कहिए, हम नेतृत्व ना कहें, हम उसको इस तरह से देखें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये बड़ा दिलचस्प रहा है कि यहाँ ठाकुर बनाम ब्राह्मण, ये यहाँ की राजनीति का बड़ा दिलचस्प पहलू रहा है। और ये आप ये समझिए, जो एकेडमिक्स हैं वो इस चीज को मानते हैं, वो इस बात से पूरी तरह से सहमत दिखते हैं कि नहीं, जो ठाकुर बनाम ब्राह्मण की पॉलिटिक्स है उसमें आज ब्राह्मण अपने आप को शोषित पा रहा है। इस पर बाकायदे लेख आए हैं, 2 लेख बड़े दिलचस्प हैं, उन पर चर्चा हम कल करेंगे। तो हम उस चर्चा को, उस लेख में क्या है उसको जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।